हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस रहेंगे डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड। इससे पहले मैंने आपको कल क्वेश्चंस कराए थे जो कि आपके सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस थे और पीजीटी में भी पूछे जा चुके हैं अभी जो आपके एग्जाम हुए थे पीजीटी के। तो आपको चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराए थे। देन आज के जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, ये है आपके सामने। If an analytic function fz is constant, which of the following condition must be true? यानी कि if an analytic function fz is constant, एक analytic function जो है fz वो कैसा है, constant है, तो which of the following condition must, यानी कि कौन सी condition यहाँ पर follow होगी। तो आपको ध्यान रखना है यदि fz यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन fz यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपको कांस्टेंट दे रखा है तो जैसे आपको ये ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपका ये कांस्टेंट है तो ये सभी भी क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियल, रियल, इमेजिनरी और ये मॉडल में आपका जो दे रखा है ये सभी यहाँ पर कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे यदि आपको fz कांस्टेंट दे रखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। बाकी ए और बी में आपको नॉट बोला है इसीलिए गलत हो जाएंगे। अगर ये नॉट नहीं होता तो फिर इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनालिटिक फंक्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस है अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज एन एनालिटिक फंक्शन, या फिर एफ जेड इज एनालिटिक देन जो एफ का डिफरेंशिएबल होगा वो भी 0 होगा, या फिर अ फंक्शन इज एनालिटिक इफ इट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस सच एज इट्स रियल पार्ट बीइंग कांस्टेंट। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। यहाँ बोला है अ फंक्शन इज एनालिटिक इफ इट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस सच एज इट्स रियल पार्ट बीइंग कांस्टेंट। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू एक्सप्रेशन शोइंग, यानी कि जो आपका होता है ये आपका यहाँ पर x के लिए, देन फिर आपका यहाँ पर ये y के लिए, ये क्या होता है आपको याद रखना है डायरेक्टली, ये होता है आपका लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, द लैप्लासियन ऑपरेटर। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ एन एनालिटिक फंक्शन fz हैज अ कांस्टेंट रियल पार्ट व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट fz? के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शन है fz इज कांस्टेंट फंक्शन, या फिर fz इज इक्वल टू डेरिवेटिव f'z, या फिर fz इज नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz इज नॉट कांस्टेंट। तो आपको इसमें याद रखना है क्वेश्चन में क्या बोला है, fz क्या एक एनालिटिक फंक्शन है और उसका जो रियल पार्ट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पर जो fz है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, जब उसका रियल पार्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब fz भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही आपने इसमें देखा था, बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमा कर दे दिया है। तो ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये है बेस्ड ऑन द नोट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, आपके सामने दे रखा है फॉर एन एनालिटिक फंक्शन fz। यानी कि यहाँ पर बोला है, ये आपको डायरेक्टली दे दिया है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको लगा दिया है मोड में आपको fz, इसका ये आपको यहाँ पर दे दिया है। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। fz का आपको x और y के लिए करना है। इतना बड़ा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए आपको इसका डायरेक्टली आंसर याद रखना है। डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे f' का स्क्वायर, ये होता है आपका। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट एक तरीके से आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और होता है इसकी तरह, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या होता है, बट उसका आंसर भी आपको डायरेक्टली याद रखना होता है, जैसे इसका याद रखेंगे। तो इसका आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, वरना आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं डिफरेंशिएबल करके, तो आप करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे एक प्रॉपर्टी होती है तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
इफ द रियल पार्ट यू एक्स वाई ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है, और माइलिन थॉमसन मेथड स्टेट दैट आपको बताना है किसके इक्वल होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको यहाँ पर दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पर आपसे बोला है कि रियल पार्ट के बारे में बोला। अगर आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखेंगे तो रियल पार्ट को लेकर यहाँ पर आपसे बोला गया है, और जब रियल पार्ट को लेकर बोला गया है तो आपको ध्यान रखना है, पहले इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, ये होता है आपका यू एक्स, ठीक है, क्योंकि हम रियल पार्ट के लिए कर रहे हैं, यू के लिए कर रहे हैं, तो यू एक्स आएगा। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह पे आप z रखेंगे, और बाकी y की जगह पे आप क्या रख देंगे, 0, क्योंकि हम x के लिए कर रहे हैं, इसकी जगह पे रखेंगे। बीच में क्या होता है, इसमें माइनस होता है। देन हम क्या करेंगे i, और फिर से हम u के साथ क्या ले लेंगे, इसमें u के साथ अब लेंगे y। अब इसके बाद x की जगह में सेम वही प्रोसेस करनी है, z, और y की जगह 0। तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्टली याद रखना होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं इमेजिनरी पार्ट के लिए बता दूंगी, बट रियल पार्ट के लिए पूछे तो आपको ये कंडीशन यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द इमेजिनरी पार्ट। देखिए अब इमेजिनरी पार्ट पूछ लिया इस क्वेश्चन में, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसी में हम चेंज कर देते हैं, इधर लिख देते हैं नीचे। तो इमेजिनरी पार्ट हम यहाँ पर इसका फाइंड करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सेम इसकी तरह करेंगे। इसमें यू एक्स से पहले हम v के लिए ले रहे हैं, तो v के लिए पहले आप y लेंगे, देन आप z सेम लिखना है, z और 0। देन इसके बाद ये माइनस है, यहाँ आपका प्लस होता है, और ये आपको i, और यहाँ पर v, यहाँ y लिया था तो यहाँ पर x ले लेंगे। बस इतना आपको ये याद रखना है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर अ मैपिंग W इज इक्वल टू एफ जेड टू बी कन्फॉर्मल। कन्फॉर्मल के लिए इसमें से कौन सी यहाँ पर कंडीशंस नेसेसरी होती है आपको दिखाने के लिए। तो ऑप्शन है एफ जेड मस्ट बी कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर एफ जेड मस्ट बी एन एनालिटिक फंक्शन, या फिर एफ जेड मस्ट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, या फिर मस्ट बी 1-to-1 फंक्शंस। तो ये याद रखना है, आपका एनालिटिक फंक्शंस होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी एफ जेड मस्ट बी एन एनालिटिक फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन। अभी वो थी नेसेसरी कंडीशन, और ये है सफिशिएंट कंडीशन। तो आपसे बोला है कि जो सफिशिएंट कंडीशंस है कन्फॉर्मल की, वो क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका कि जब आप एफ जेड का डिफरेंशिएबल करेंगे, यानी कि उसका अवकलन करेंगे, तो आपका नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल ऑफ एफ जेड नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। तो ये क्या होती है, सफिशिएंट यहाँ पर कंडीशंस होती है कन्फॉर्मल के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है। फॉर द मैपिंग W इज इक्वल टू एफ जेड e की पावर z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे व्हाट इज द वैल्यू पूछी है इसमें कि वैल्यू इसमें क्या होगी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एफ जेड इज इक्वल टू e की पावर z दे रखा है, तो एफ डैश जेड बोला है, इनकी डिफरेंशियल लेंगे 1 टाइम, और उसके बाद z इज इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकाल देंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज ऑफ अ फंक्शन एफ जेड एट पॉइंट जेड नॉट हैज नो टर्म, व्हाट टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी इट इज। यानी कि लॉरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल पार्ट जो होता है एफ जेड, ठीक है, उसमें कोई भी टर्म नहीं होता है। तो ये कैसी होती है आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। आपको याद होगा 1/z का, जब यहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं बचता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। आपको याद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ फंक्शन एफ जेड हैज
a pole at z naught if the principal part of its Laurent series at z naught contain, यानी कि a function f z has a pole, इस पे पोल है z naught पर, और जब पोल होता है तो आपको यहाँ पर याद रखना है फाइनाइट नंबर होते हैं टर्म की, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होते। पोल है, पोल तभी होता है जब फाइनाइट नंबर होते हैं टर्म के, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी इज प्रेजेंट इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ जाए तो वो क्या होता है आपका एसेंशियल सिंगुलैरिटी। फाइनाइट होंगे टर्म तो पोल होगा, इनफाइनाइट होते हैं तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था रिमूवल के लिए यहाँ पे 1/z का जब कोई भी टर्म नहीं होता है 1/z यहाँ पर नहीं होता है तो वो रिमूवल हो जाता है। बाकी अगर 1/z है तो आपको ध्यान रखना है फाइनाइट है तो पोल, इनफाइनाइट है तो आपका ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर अ फंक्शन एफ जेड विद अ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एट जेड नॉट इफ द कोफिशिएंट ए नेगेटिव यानी कि आर नॉन जीरो फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड द सिंगुलैरिटी है z2 इज आती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आपको यहाँ पर नेगेटिव टर्म बीच बीच में देखने के लिए मिलेंगे तो जब यहाँ पर नेगेटिव टर्म होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कैसी हो जाएगी, आपका पोल हो जाएगा, ठीक है, उसमें अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव भी नॉन जीरो है तो ऑप्शन नंबर बी पोल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट अ पॉइंट z नॉट, यानी कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। वैसे तो आपको मैं बता चुकी हूँ बट ये आप उल्टा घुमा के दे दिया, ऑप्शन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से ऑप्शन, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे द प्रिंसिपल पार्ट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, तो ये तो होगा नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म किसमें होता है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। बी है द फंक्शन कैन नॉट बी मेड एनालिटिक एट जेड नॉट, तो जब एनालिटिक नहीं है तो फिर तो आपका ये बी तो होगा ही नहीं। सी है द प्रिंसिपल पार्ट हैज नो टर्म, प्रिंसिपल पार्ट के पास कोई टर्म नहीं होता है, तो ये बात यहाँ सही है, तब यहाँ पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाती है। और डी में बोला है द फंक्शन हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन इट्स प्रिंसिपल पार्ट, तब तो वो पोल होता है अगर फाइनाइट है, तो ये बात आप याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आज के टोटल 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने इसकी थ्योरी को पढ़ रखा है तो आप आराम से इजीली इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली, तो पहले आप थ्योरी पढ़िएगा देन इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और साथ ही नेक्स्ट क्या टॉपिक रहना चाहिए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा।